तारीख थी 8 दिसंबर। साल था 2008। राजस्थान सूबे की सियासत गरमाई हुई थी क्योंकि सूबे में असेंबली इलेक्शन के नतीजे आने वाले थे। गुज्जर आंदोलन समेत कई मुद्दों पर घिर चुकी वसुंधरा राजे की सरकार से विदाई तय थी। लिहाजा एक बात तो साफ थी कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि सूबे का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री की इस लड़ाई में एक तरफ थे कांग्रेस के तत्कालीन स्टेट प्रेसिडेंट और एक कट्टर ब्राह्मण चेहरा, और कांग्रेस के कद्दावर नेता चंद्र प्रकाश जोशी उर्फ सीपी जोशी। जोशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे क्योंकि वे नाथ द्वारा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। ये वही सीट थी जहां से वे 80, 85, 98 और 2003 का चुनाव जीत चुके थे। वहीं सीएम की इस दौड़ के दूसरे उम्मीदवार थे राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत। जोशी एक प्रोमिनेंट ब्राह्मण फेस थे। ऐसा माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो एक बार फिर सूबे को एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिलेगा। बहरहाल चुनाव के नतीजे घोषित होते हैं। कांग्रेस 96 सीटें जीतकर सरकार बनाती है, लेकिन जीते हुए इन उम्मीदवारों की लिस्ट से एक नाम गायब था। ये नाम था सीपी जोशी का। जोशी लोकतंत्र के इस खेल में मात्र एक वोट से चुनाव हार गए थे, और सिर्फ एक वोट से सूबे को एक और ब्राह्मण सीएम मिलते मिलते रह गया। जोशी के इस चुनावी उलटफेर की बात हम वीडियो में आगे करेंगे। फिलहाल बात करते हैं एक ऐसी कम्युनिटी की जिससे राजस्थान के पहले और वर्तमान मुख्यमंत्री ताल्लुक रखते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी जिसने सूबे को कई मुख्यमंत्री दिए। बात करेंगे इसी कम्युनिटी से आने वाले ऐसे मुख्यमंत्री की जिसने जोधपुर महाराज हनुमंत सिंह को चैलेंज किया। बात उस एक हाथ वाले मुख्यमंत्री की भी होगी जिसने अशोक गहलोत से दो हाथ किए। आखिर कैसे इस समुदाय ने सूबे की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की, और क्या है राजस्थान में ब्राह्मण पॉलिटिक्स का इतिहास, जानेंगे आज के वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान की राजनीति से इतने वाकिफ नहीं हैं तो आपको सूबे की राजनीति समझने के लिए यहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। कास्ट पॉलिटिक्स की इस इक्वेशन में आपको जाट और राजपूत कास्ट हावी दिखती है, लेकिन जब आप सूबे के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखते हैं तो आपको इसमें सिर्फ एक राजपूत सीएम दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में आपको एक भी जाट सीएम देखने को नहीं मिलेगा, और यही बात सूबे की राजनीति को बेहद दिलचस्प बनाती है। दोस्तों, आखिर क्या कारण रहे कि इतनी मेजॉरिटी में नहीं होने के बाद भी सूबे में इतने ब्राह्मण सीएम बने? यहीं से कहानी शुरू होती है, और यहीं से राजस्थान की राजनीति का वो अध्याय खुलता है जिसे अक्सर आंकड़ों में देखा जाता है लेकिन समझा कम जाता है। ब्राह्मण सीएम की शुरुआत राजस्थान के फॉर्मेशन के साथ ही हो जाती है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को एक राज्य के तौर पर आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाती है। हीरालाल शास्त्री को सूबे का पहला अपॉइंटेड सीएम बनाया जाता है। शास्त्री के बाद कर्नाटक से आने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी सीएस वेंकटचारी को राज्य का दूसरा मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाता है। वेंकटचारी भी ब्राह्मण कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। फिर बारी आती है जय नारायण व्यास की। व्यास का नाम भी उस समय के कट्टर ब्राह्मण चेहरों में आता था। दोस्तों, 1951 तक आते आते सूबे को लगातार 3 ब्राह्मण कम्युनिटी से आने वाले मुख्यमंत्री मिल चुके थे, और अब बारी थी सूबे के पहले असेंबली इलेक्शन की। राजस्थान की जनता पहली बार लोकतंत्र के इस त्योहार का हिस्सा बनने वाली थी। इस चुनाव में कई दिलचस्प चुनावी लड़ाइयां देखने को मिली। उनमें से सबसे फेमस लड़ाई थी सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के बीच। जोधपुर बी विधानसभा सीट से दोनों दिग्गज आमने सामने थे। उस दौर में ये लड़ाई लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र के रूप में देखी जा रही थी। इधर व्यास अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। उनका मानना था कि राजतंत्र से परेशान जनता उन्हें ही अपना लीडर बनाएगी। लेकिन राजनीति हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। फिर एक रोज चुनावी नतीजे घोषित होते हैं। जोधपुर की जनता ने अपने पसंदीदा महाराजा को लोकतंत्र की इस लड़ाई में भी जीत दिला दी थी। व्यास को 2 जगहों से हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल सरकार कांग्रेस की बनती है। सीएम बनाया जाता है टीकाराम पालीवाल को, जो महुआ से चुनाव जीत कर आए थे। दोस्तों, 1951 तक आते आते सूबे को लगातार 3 ब्राह्मण कम्युनिटी से आने वाले मुख्यमंत्री मिल चुके थे, लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है। पालीवाल की कुर्सी कुछ ही दिनों में चली जाती है क्योंकि उपचुनाव में व्यास की जीत होती है, और व्यास एक बार फिर सूबे की कमान संभालते हैं। यानी सत्ता के इस खेल में चेहरे बदलते हैं, लेकिन समीकरण वहीं के वहीं रहते हैं, और यहीं से राजस्थान की राजनीति का असली खेल शुरू होता है। 1954 में जब व्यास जी का दूसरा कार्यकाल खत्म हुआ, राजस्थान की कमान एक नए नेता के हाथ में आई, मोहनलाल सुखाड़िया।
वो जैन समुदाय से थे, ब्राह्मण नहीं। लेकिन उनका युग 1954 से 1971 तक आधुनिक राजस्थान की नींव का युग कहलाता है। उन्हें कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न राजस्थान। 17 साल के इस शासन में ब्राह्मण नेता कैबिनेट में बने रहे, ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे, लेकिन सीएम की कुर्सी उनके पास नहीं थी। 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद सुखाड़िया जी एक और कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने। 1971 में इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ लहर में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की। 1971 में सुखाड़िया जी की जगह बरकतुल्लाह खान आए, जो राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, अब आता है वो नाम जो राजस्थान की ब्राह्मण राजनीति का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अध्याय है, हरदेव जोशी। जन्म बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव में। स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस नेता और राजस्थान की जनजातीय और आदिवासी बेल्ट यानी दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े नेता। 11 अक्टूबर 1973 को बरकतुल्लाह खान की सरकार गिरने के बाद हरदेव जोशी पहली बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 29 अप्रैल 1977 तक करीब 3 साल 200 दिन शासन किया। 1977 का चुनाव आया। देश में इमरजेंसी के खिलाफ जनता लहर, जनता पार्टी की आंधी। राजस्थान में भी कांग्रेस धराशायी हो गई और 22 जून 1977 को पहली बार कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना, भैरों सिंह शेखावत, एक राजपूत नेता। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के साथ कांग्रेस फिर सत्ता में आई। इस बार सीएम बने जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री। और फिर 1981 में शिवचरण माथुर। 10 मार्च 1985 को हरदेव जोशी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। राजीव गांधी की लहर में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। जोशी जी 20 जनवरी 1988 तक करीब 3 साल शासन करते रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत रोचक राजनीतिक किस्सा है। 1985 में जब सीएम पद को लेकर घमासान हुआ, पहले हीरालाल देवपुरा को, जो एक और ब्राह्मण नेता थे, 23 फरवरी 1985 को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सिर्फ 15 दिन। 1988 में माथुर जी फिर आए। 1989 में जोशी जी तीसरी बार। 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक हरदेव जोशी का तीसरा और अंतिम कार्यकाल। कुल मिलाकर हरदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और वो आखिरी ब्राह्मण सीएम थे 1990 तक। उनके बाद 33 साल तक कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। 1990 के बाद राजस्थान में जो राजनीतिक चक्र चला वो अब तक नहीं बदला। बीजेपी और कांग्रेस में से जो भी जीते, सीएम कभी ब्राह्मण नहीं बना। 1990 से 1998 तक भैरों सिंह शेखावत, जो बीजेपी के राजपूत नेता थे, 3 बार मुख्यमंत्री बने। 1998 से 2003 तक अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के ओबीसी माली समुदाय से थे। 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे, जो बीजेपी की राजपूत नेता थीं। 2008 से 2013 तक फिर अशोक गहलोत। 2013 से 2018 तक फिर वसुंधरा राजे और 2018 से 2023 तक एक बार फिर अशोक गहलोत। यहाँ एक पैटर्न दिखता है। 1998 से राजस्थान में एक अजीब एंटी इनकम्बेंसी रूल चलती है। जो पार्टी एक बार जीती, अगले चुनाव में हार गई। कांग्रेस जीती तो अगली बार बीजेपी, बीजेपी जीती तो अगली बार कांग्रेस, और दोनों पार्टियों ने अपना सीएम राजपूत या ओबीसी नेता को बनाया। ब्राह्मण नेता कैबिनेट में थे, ऑर्गेनाइजेशन में थे, लेकिन सीएम की कुर्सी से दूर थे। क्यों? क्योंकि 1990 के दशक से भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। मंडल कमीशन के बाद ओबीसी पॉलिटिक्स का उभार। राजस्थान में जाट, गुर्जर, मीणा, माली, इन सब की राजनीतिक शक्ति बढ़ी। दोनों पार्टियों को लगा कि ब्राह्मण सीएम से ओबीसी वोट बैंक नाराज हो सकता है, इसलिए ब्राह्मण नेता किंग मेकर्स बने रहे, लेकिन किंग नहीं बन सके। दोस्तों, नवंबर 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव। 25 नवंबर 2023 को मतदान हुआ। 3 दिसंबर 2023 को नतीजे आए। बीजेपी को 115 सीटें मिली, प्रचंड बहुमत। कांग्रेस सिर्फ 69 सीटों पर सिमट गई। गहलोत की सरकार गई। अब असली खेल शुरू हुआ। बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर घमासान था। वसुंधरा राजे सबसे अनुभवी थीं, तीसरी बार सीएम बनना चाहती थीं। दिया कुमारी जयपुर रॉयल फैमिली से थीं, राजपूत, और विमेन रिजर्वेशन बिल के बाद एक महिला सीएम का संदेश दे सकती थीं। बाबा बालकनाथ साधु संत छवि वाले नेता थे। राजेंद्र राठौड़ अनुभवी राजपूत नेता थे। दिल्ली में बैठकें हुई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को जयपुर भेजा गया। वो पहले वसुंधरा राजे से मिले, फिर सीपी जोशी, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खुद एक ब्राह्मण नेता थे, उनसे मिले। फिर विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने एक पर्ची वसुंधरा राजे को दी। पर्ची पढ़ी, 2 मिनट चुप रहीं और फिर उन्होंने कहा, मैं प्रस्ताव करती हूं भजनलाल शर्मा जी का नाम। सन्नाटा। भजनलाल शर्मा, जिन्हें ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, पहली बार एमएलए बने, पहले कभी मंत्री नहीं रहे और सीधे सीएम। ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहला कारण था जाति समीकरण। बीजेपी ने तय किया कि सीएम ब्राह्मण होगा।
राजस्थान में ब्राह्मण 8 से 13% आबादी वाले हैं, लेकिन 30 सीटों पर निर्णायक। दूसरा कारण था कास्ट न्यूट्रलिटी। राजस्थान में जाट राजपूत राइवलरी बहुत तीखी है। अगर राजपूत सीएम बनती तो जाट नाराज, जाट सीएम बनता तो राजपूत नाराज। ब्राह्मण, जो इन दोनों बड़े समुदायों में किसी का भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, एक न्यूट्रल चॉइस था। वरिष्ठ पत्रकारों ने लिखा कि ब्राह्मण ही एकमात्र कास्ट न्यूट्रल कम्युनिटी है राजस्थान में। तीसरा कारण था आरएसएस फैक्टर। भजनलाल शर्मा 1990 से आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल गए थे। मोदी शाह की टीम में अमित शाह के करीबी। आरएसएस का ट्रस्ट, ये बीजेपी में सबसे बड़ी क्रेडिट होती है। चौथा कारण था संगठनात्मक अनुभव। 4 बार स्टेट जनरल सेक्रेटरी, 4 अलग अलग बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया, पूरे राजस्थान का दौरा, हर विधानसभा की जानकारी। और 5वां कारण था कोई फैक्शन नहीं। जब कई दावेदार हों तो एक ऐसा नाम चुनो जिस पर किसी को आपत्ति ना हो। भजनलाल शर्मा का कोई बड़ा फैक्शन नहीं था, कोई विरोधी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। 15 दिसंबर 2023 को, जो उनका खुद का जन्मदिन भी था, भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्यूटी सीएम बनाए गए, दिया कुमारी जो राजपूत थीं और प्रेमचंद बैरवा जो दलित थे, यानी ब्राह्मण, राजपूत और दलित। ये था बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला। दोस्तों, 2023 में जो हुआ वो एक नया चैप्टर है। भजनलाल शर्मा का जन्म भरतपुर जिले के नदबई के छोटे से गांव अटारी में हुआ था। किसान पिता, साधारण परिवार। 1989 में भरतपुर के एमएसजे कॉलेज से बीए, 1993 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस, 1990 में आरएसएस से जुड़े, एबीवीपी में काम किया। 27 साल की उम्र में अपने गांव के सरपंच बने, फिर बीजेपी में भरतपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। 2003 में एक बार असेंबली इलेक्शन लड़े, हार गए, मात्र 5,900 वोट। लेकिन हार से नहीं टूटे, संगठन में काम करते रहे, 4 बार स्टेट जनरल सेक्रेटरी बने। 2023 में बीजेपी ने उन्हें संगानर, जो जयपुर की एक सुरक्षित सीट थी, से उतारा। 48,081 वोटों से जीत हुई। और फिर 15 दिसंबर 2023 को अपने जन्मदिन पर राजस्थान के सीएम की शपथ। ये कहानी एक मैसेज देती है। हीरालाल शास्त्री ने नौकरी छोड़कर गांव की सेवा की और सीएम बने। जयनारायण व्यास 5 बार जेल गए और सीएम बने। भजनलाल शर्मा ने 2003 में चुनाव हारा, डिपॉजिट गवाया और 20 साल बाद सीएम बने। दोस्तों, 30 मार्च 1949 से 15 दिसंबर 2023, करीब 75 साल। और इस सफर में राजस्थान की ब्राह्मण राजनीति ने कई रंग देखे। हीरालाल शास्त्री ने सरकारी नौकरी छोड़ी, गांव बसाया, बेटी की याद में स्कूल खोला और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। जयनारायण व्यास ने 5 बार जेल काटी, किसानों के लिए लड़े, सीएम रहते हुए चुनाव हारे, जोधपुर के महाराजा से सत्ता की लड़ाई लड़ी, उन्हीं के महल में अपनी जान बचाई और फिर भी वापस आए। हरिदेव जोशी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनकर साबित किया कि ब्राह्मण नेता सिर्फ सवर्ण समाज का नहीं, पूरे समाज का नेता हो सकता है। और भजनलाल शर्मा ने 2003 में डिपॉजिट गवाया, 20 साल पार्टी की सेवा की और 2023 में सीएम बने। इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं? लोकतंत्र में जाति एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर। काम, विश्वास और जन समर्थन उससे बड़े हैं। राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय ने कभी संख्या बल से नहीं, बल्कि शिक्षा, संगठन और नेतृत्व से अपनी जगह बनाई। जाति की राजनीति तब काम करती है जब उसके पीछे जनता का विश्वास हो। और राजस्थान की राजनीति में कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। राजस्थान रेत के टीलों की तरह, जिस तरह रेत का ढेर हवा से बदलता रहता है, उसी तरह यहाँ की राजनीति भी। लेकिन कुछ नाम, कुछ कहानियां इस रेत में भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और ब्राह्मण राजनीति की ये कहानी राजस्थान के इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे फैसिनेटिंग कहानियों में से एक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि भजनलाल शर्मा 2028 में भी सीएम बने रहेंगे या फिर राजस्थान की एंटी इनकम्बेंसी फिर काम करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।